वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फाइनली ये इंडिया ईयर बुक का लास्ट चैप्टर है और इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप जब रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा जो पीडीएफ के थ्रू और जो फैक्ट हैं उनसे भी गो थ्रू हो लीजिएगा। मुझे जो अपनी समझ में आते हैं मैंने वहाँ पे उनको हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो मैंने पीडीएफ दे दी है, आप वहाँ से जाके चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद इंडिया बुक में राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया हुआ है, मतलब 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जो हर महीने में कुछ सुधार हुए हैं, कोई नई स्कीम आई है, तो वो एक्चुअल में हमने जो करंट पढ़ी होगी वहाँ से हमारा कवर हो गया होगा। इसके अलावा मैं उसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका वीडियो नहीं कवर कराऊंगा। हाँ, जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 28 का आधा पार्ट मैं हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, आज उसका आधा पार्ट कवर कर लेंगे और इसके साथ ही जो 29 चैप्टर है उसको भी कवर करने के बाद इंडिया एयर बुक फाइनली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। पिछले वीडियो में भी शेयर किया था और इस वीडियो में भी ये बता रहा हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और लिंक भी मैंने दे रखी है, तो आप यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ जो सेशन होते हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने वहाँ पे दे रखी, तो आप वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे क्विक रिवीजन के तौर पे ले पाएंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भूमिका बढ़ाना। तो NSIL को आपने सुना होगा। तो ये अंतरिक्ष विभाग के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 में निगमित किया गया है। ठीक है। इसमें फ़िलहाल तो इतना ही है, 72 वन वेब उपग्रहों के प्रक्षेपण से स्पष्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब एक जो एजेंसी है फिर इन स्पेस, तो ये एक अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस बनाई गई थी। ठीक है। ये क्या करती है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, नियंत्रित करने और अधिकृत करने के लिए एकल खिड़की सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में बनाई गई थी। फिर आगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो ये हमारे लिए फ़िलहाल तो उतना नहीं है, मीन्स में अगर कुछ लिखना होगा तब देख लेंगे उस टाइम पे। भुवन। तो भुवन क्या है, ये इसरो का एक जियो पोर्टल प्लेटफॉर्म है जिसमें कई तरह की सेवाएं हैं, जो मल्टी डेट, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी सेंसर सैटेलाइट डेटा, थीमेटिक मैप डिस्प्ले, क्वेरी तथा विश्लेषण, मुफ्त डेटा डाउनलोड और उत्पाद, वास्तविक समय आपदा सेवाएं, क्राउड सोर्सिंग के लिए ऐप और विविध भू स्थानिक अनुप्रयोगों के विजुअलाइजेशन को कवर करती हैं। फिर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक कुल ठोस 3 चरण वाला यान है। यह 10 से 500 किलोग्राम वर्ग के लघु सूक्ष्म या नैनो श्रेणी के उपग्रहों को 500 किलोमीटर समतलीय कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है और एक तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी शामिल है इसमें। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसरो के पास लगभग 178 सक्रिय पेटेंट है। ये फिर हाल तो कोई मतलब। फिर चंद्रयान-3 देख लेते हैं। तो भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा रोवर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव की ओर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया, मतलब चौथा देश हो गया है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। फिर क्या हुआ कि 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से? LVM-3 रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया था। 2014 में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में यान भेजने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बन गया। अब चंद्रमा का ऊबड़ खाबड़ दक्षिणी ध्रुव अपनी बर्फ के कारण विख्यात है, जो भविष्य के मिशनों के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने में सक्षम माना जाता है। इस उद्देश्य से ये चीज़ें दक्षिणी ध्रुव पे भेजी गई थी। फिर आदित्य मिशन। तो अभी किससे भेजा गया है, ध्यान रखिएगा, PSLV-C57 के साथ आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और इसके साथ ही भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी L1 लॉन्गराज 1 बिंदु के गंतव्य तक अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है और ये विभिन्न कक्षा उत्थान युक्तियों और क्रूज चरण के माध्यम से अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से क्यों, अब इसमें क्या है, तो अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण तथा चुंबकीय फील्ड डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत द कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे L1 लैग्रेंज पॉइंट जो है उसको कवर कर लिया है। तो L1 एक ऐसा स्थान है
जहाँ से सूर्य का चौबीसों घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है और इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती है। यहाँ से सूरज सातों दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नज़दीक है और यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। मतलब इस वजह से जो हमारा आदित्य मिशन है वो L1 पॉइंट पे ले जाया गया। फिर इसका मकसद क्या है? तो सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकलना, सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। फिर आगे देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों द्वारा तथा उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों और फील्ड के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। फिर आगे देख लेते हैं भू अवलोकन। तो रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है। अब देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए फसल उत्पादन पूर्वानुमान प्रमुख फसलों के लिए, संभाव्य मत्स्य क्षेत्र पूर्वानुमान मछली पालन क्षेत्र में भी किया जा सकता है, बागवानी आकलन तथा प्रबंधन, फसल बीमा कार्यक्रम, सिंचाई संभाव्य उपयोगिता का आकलन और जलाशय क्षमता आदि के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। फिर अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह संबंधी अनुसंधान। तो भारत की पहली विशेष अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट एक उपग्रह की मदद से विभिन्न खगोलीय वस्तुओं के समानांतर बहुतरंगी पर्यवेक्षणों को सक्षम बनाती है। सुदूर आकाशगंगाओं से यूवी एमिशन, तारामंडल तथा आसपास की कई आकाशगंगाओं से विस्तारित यूवी एमिशन की खोज, हमारी आकाशगंगा में एक्सरे संसाधनों में महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रल विशेषताओं का पता लगाना, बाहरी आकाशगंगाओं में गतिविधि की मल्टी वेवलेंथ कवरेज और आसपास के सुपरनोवा अवशेष में एक्स रेज का ध्रुवीकरण। तो ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य है, मतलब ये महत्वपूर्ण नतीजों में ये चीज़ें शामिल हैं। फिर आगे क्या आता है इसमें जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो खाली इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि दामिनी नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है ताकि बिजली गिरने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो दामिनी मोबाइल ऐप किस लिए है वो इसमें कवर किया है और दामिनी ऐप को कई स्थानीय भाषाओं सहित 15 भाषाओं में चेतावनी देने के लिए इसमें सुधार किया गया था। ठीक है, फिर अब भारत की समूची तटरेखा के लिए चक्रवात अलर्ट और चेतावनी के लिए देश में 7 चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। अब कहाँ कहाँ हैं ये देख लीजिए। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर। तो इन सभी जगहों पे 7 चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। महासागरीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षण, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान। तो सागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षण, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान मतलब ओ स्मार्ट योजना जो 2017-18 से 2019-20 के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो सेवाएं, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पर्यवेक्षण तथा विज्ञान जैसी सागर विकास गतिविधियों से संबंधित 16 उप परियोजनाएं आती हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के तहत मछली पालन, समुद्रगामी उद्योग, तटीय राज्य, रक्षा, जहाजरानी, बंदरगाह जैसे तटीय और समुद्री क्षेत्रों में उपयोगकर्ता समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें तटीय जल में स्थानीय मौसम परिस्थितियों और मछली की संभावना के बारे में जानकारी में शामिल है और ओ स्मार्ट के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य SDG 14 से संबंधित मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षित उपयोग करना है। तो बेसिकली जो SDG हैं 17, उन्हें आपको याद रखना है। वो मेंस में जब हम कंक्लूजन लिखते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें बहुत काम आते हैं। फिर ओपन सी केज कल्चर क्या है, तो ये एक टर्म है, ये देख लीजिए कि समुद्री संवर्धन के माध्यम से बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन, मछली से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यवहार्य विकल्प है। तो ओपन सी केज कल्चर एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें ये ऐसा चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे फिलहाल हाँ, तो जैव प्रौद्योगिकी में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए DST, UGC, ICMR और CSIR की भागीदारी के साथ 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड नामक बहु एजेंसी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इसका कार्य क्या है कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत को जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार, रूपांतरण, उद्यमिता और जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। एक फैक्ट दिया हुआ है कि भारत वर्तमान में दुनिया भर में बायोटेक क्षेत्र में 12वें स्थान पर है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में वह तीसरे स्थान पर है और दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं।
पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी एक कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया है कि वन संरक्षण, संसाधन उपयोग के वैज्ञानिक प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की सुविधा के लिए 2018-19 में वन जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर तपेदिक उन्मूलन के लिए डेटा आधारित अनुसंधान, तो डेयर टू एरा डी टीबी को एक व्यापक तपेदिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें सरकार के तपेदिक मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय टीबी जीनोमिक निगरानी कंसोर्टियम की स्थापना शामिल है। और कैंडिडेट एंटीजन के रूप में PPE-17 के साथ एक एंजाइम इम्यूनो एसे विकसित किया गया था। ठीक है, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, जो अव्यक्त टीबी संक्रमित विषयों की प्राथमिक जांच के लिए सेरो डायग्नोस्टिक मार्कर के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। तो बेसिकली ये जो एंजाइम है ये किससे रिलेट करता है? टीबी की जांच करने के लिए। ठीक है, फिर हाँ, तो फिलहाल तो इस चैप्टर में इतना ही था। आगे देख लेते हैं, आगे चैप्टर आ जाता है युवा कार्यक्रम और खेल। तो पिछले साल खेल से क्वेश्चन पूछा था और मैंने अपने पहले वीडियो में उसको दिखाया भी है, तो उसमें वो क्वेश्चन आएगा, वो एक बार फिर से देख लेंगे। राष्ट्रीय युवा नीति, तो बेसिकली ये एसे और मेंस के लिए टॉपिक है, फिर भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखती है ताकि देश के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके। अब इसके लिए जो 5 प्रमुख उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है कि एक उपयोगी कार्यबल तैयार करना जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में सतत योगदान कर सके, शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास और उद्यमिता, एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और खेल, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है तो सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहन और सामाजिक मूल्यों की स्थापना, तो सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन और सामुदायिक भागीदारी, फिर शासन के सभी स्तरों पर नागरिक भागीदारी और संलग्नता सुनिश्चित करना, राजनीति और शासन में भागीदारी और युवा भागीदारी तथा जोखिम में फंसे युवाओं के सहयोग तथा प्रतिकूल परिस्थितियों एवं हाशियों के युवाओं हेतु समान अवसरों का सृजन तथा समावेशन। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह में इससे पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 में शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वैच्छिक रूप से समाज सेवा के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है। इस योजना का लक्ष्य सेवा के माध्यम से शिक्षा है और ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है। इसका आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप। इसमें स्वयंसेवक खुद से अधिक समुदाय को अहमियत देते हैं। एनएसएस कैंपस और समुदाय, कॉलेज और गांव तथा ज्ञान और अमल के बीच अर्थपूर्ण कड़ियों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा अब खेल में देख लेते हैं। तो ये हांगझो चीन एशियन खेलों में भारत, तो जब पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई थी 2021 में, यूपीएससी ने उससे सवाल पूछा था कि कैसे जो फाइनलिस्ट हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। फिर 2023 में जब ये क्या नाम है शतरंज का ओलंपियाड हुआ, उस पर क्वेश्चन पूछा। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइमलाइट में रहती हैं, बेसिकली यूपीएससी खेल से कभी क्वेश्चन पूछता नहीं था, लेकिन वो पूछ लेता है। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर कुल 107 मेडलों के अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने चाइना के ग्वांगझो में आयोजित 19वें एशियाई खेल 2023 में अपने लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब इसमें हुआ क्या था, क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, तो एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की कुल पदक संख्या 3 अंकों को पार कर गई है। तो जो चीज़ पहली बार हुई है उस पर थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं। इस तरह चीन, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना है जिसने एक एशियन खेल में 100 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। निशानेबाजी में 7 में से 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है और सबसे ज़्यादा जो भारत को पदक मिले हैं वो एथलेटिक्स में मिले हैं। ठीक, फिर अब क्या था कि एशियन गेम्स में घुड़सवारी एकल प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक था और पुरुष फील्ड हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। यह स्वर्ण पदक 41 वर्षों के लंबे अरसे के बाद प्राप्त हुआ है। अब ये शायद एशियन गेम्स की बात हो रही है, ये घुड़सवारी की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं पैरा एशियन खेल 2023। तो पैरा एशियाई खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित 111 पदकों के साथ अब तक के सबसे अधिक पदकों का इतिहास रचा गया है। 2018 में 72 पदक जीते थे, जबकि 2023 का जो हुआ है वो 111 पदक उसमें जीता है। अब भारत समस्त पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। फिर एक पुरुष हॉकी विश्व कप भी भारत में ही हुआ है। ठीक है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो ये जनवरी 2023 में हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम, मतलब उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। और इसको जो विजेता हुआ है वो जर्मनी, और इसमें जो उप विजेता है वो बेल्जियम, मतलब जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के ट्रॉफी जीती थी। फिर IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो भारत ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में 13वीं IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की और भारत 4 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। मुक्केबाजी में शीर्ष स्थान पर था 4 स्वर्ण पदक के साथ। फिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, तो वो देख लेते हैं। अब ये कहाँ हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में।
अब इसमें क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा ने अगस्त 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारत के पास क्या था, रजत था और कांस्य था। तो रजत इन्होंने पिछले साल इसी प्रतियोगिता में जीता था और उसके पहले जो कांस्य है वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लंबी कूद में जीता था। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, वो हमने देख लिए। अब मेरा युवा भारत, ये मतलब लेटेस्ट है। तो युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रारंभ किया गया था। इस स्वायत्त निकाय की कल्पना युवा विकास और युवा नेतृत्व का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें युवा विभिन्न कार्यक्रमों, मार्गदर्शकों और अपने स्थानीय समुदायों के साथ सहजता से जुड़ सकें। इस पहल के मुख्य उद्देश्य में युवाओं में नेतृत्व विकास, युवाओं की आकांक्षाओं और समुदाय की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना। अब इस संस्था का लक्ष्य क्या है कि राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुंचाना है। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको SAI यानी साई के नाम से जानते हैं, तो 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना मुख्य रूप से 1982 में हुए एशियाड के दौरान निर्मित खेलों के पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। कुल मिला के ये 1984 में स्थापित हुआ है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो मणिपुर में भारत सरकार जो है एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ले रही है। पूर्वोत्तर की बात अगर हम कर रहे हैं। फिर खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम या खेलो इंडिया योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। 2016-17 में लागू की गई थी। अब जो बहुत सारी पहले से योजनाएं चल रही थी उनका मर्जर हो गया है इसमें। कौन कौन सी हैं वो? राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना की, ये सारी योजनाएं हैं। इनको मिलाकर खेलो इंडिया करके योजना बना दी गई, अम्ब्रेला योजना। फिर इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए जारी रखा गया। पहले 2020 तक होने वाली थी, फिर इसकी टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया। फिर एक फिट इंडिया कार्यक्रम आपने देखा ही होगा कि नागरिकों को तंदुरुस्त रखने के लिए किसी भी रूप में। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं? शारीरिक गतिविधियों पर, चाहे वह खेल हो, पैदल चलना हो, जॉगिंग हो, साइकिल चलाना हो, नृत्य हो, प्लॉगिंग हो, योगासन। अब प्लॉगिंग किसे कहते हैं कि मतलब आप जा रहे हैं और जाते आपके सामने कुछ सामान पड़ा है तो उसको उठा के कचरे में डाल दिया, जो 2019 के टाइम पे मोदी जी ने महाबलीपुरम के तट पे वो किया था। ठीक है, तो वो प्लॉगिंग हो गया। और किसी अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधि में हर दिन समय कम से कम 30 मिनट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर इस कार्यक्रम को 2019 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है, हाँ, तो यहाँ से जो प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं हैं, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और एक इसके आगे ये था शायद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पहले वीडियो में हमने कवर भी किया था, फिर से देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन यहाँ से है। तो 1991-92 में शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाना है उससे पहले 4 साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए 2025 में अगर किसी को दिया है तो 2020 से 2024 तक का उसका जो प्रदर्शन है वो देखा जाएगा, उसके आधार पर दिया जाएगा और इस पुरस्कार में उसको 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर अर्जुन पुरस्कार, इसमें क्या होता है कि इस पुरस्कार को पाने के लिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है, जो हमने मेजर ध्यानचंद में देखा। ठीक है, वरन जिस वर्ष पुरस्कार की सिफारिश की गई हो उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन विशिष्ट होना चाहिए। इट मीन्स अगर 2025 में देना है तो 2020 से 24 के बीच एकदम बेहतरीन प्रदर्शन करे और 2025 में वो प्रदर्शन वो दोहराता रहे, तब उसको एक जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अब उसमें क्या मिलता है? एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक और 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। फिर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें क्या है कि अपने प्रदर्शन से खेलों में विशेष योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। मतलब कोई कुछ संस्था खोल दी जिसमें वो बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इसके लिए क्या मिलता है? एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक और 10 लाख रुपया नगद। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षित किया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय नतीजे हासिल करने में सक्षम बनाया। मतलब अगर जहाँ तक मुझे याद है तो जैसे साइना नेहवाल के साथ पुलेला गोपीचंद है ना, तो उन कोच को एक जो पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है? 15 लाख नगद लाइफ टाइम कैटेगरी और 10 लाख रेगुलर सामान्य कैटेगरी में दिया जाता है। प्रमाण पत्र मिलता है, द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिलती है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है जो पिछले विजेता से नए विजेता के पास जाती है। इस ट्रॉफी का एक छोटा प्रतिरूप भी विश्वविद्यालय को दिया जाता है जिसे वे अपने पास रखते हैं। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसका जो था, इसकी लाइन उठा के उन्होंने शायद किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दी थी और वहां से पूछ लिया था।
तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल के विकास में किए गए योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2009 से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 4 श्रेणियां हैं: उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान, उन्हें प्रोत्साहन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में इस पुरस्कार के तहत प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना। तो ये योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा ओलंपिक खेलों, पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है और 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, सक्रिय खेल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जीवन भर पेंशन पाने योग्य हैं। इसलिए भैया खेलो खा लोगे तभी तुम्हें पेंशन मिलेगी, और बढ़िया एकदम ले आओ स्वर्ण वगैरह। ठीक है। फिर एंटी डोपिंग गतिविधियों के लिए सहायता। तो डोपिंग का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के मेडिकल कमीशन द्वारा प्रतिबंधित तरीके पदार्थ का खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया गया इस्तेमाल। आपने वो पेपर में आप पढ़ते रहे होंगे कि वाडा ने निलंबित कर दिया है ना। अब इसके लिए भारत में क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है, तो वही काम वो भी करती है। तो फिलहाल इस चैप्टर में भी इतना ही था, और इसी के साथ हमारी इंडिया ईयर बुक ऑफिशियली और फाइनली ख़त्म होती है। और जो मैंने बोला है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप इसको रिवाइज कर लीजिए और पीडीएफ भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, बाकी धन्यवाद।